आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। विश्व युवा दिवस पर महापंचायत आयोजित हो रही है। युवा महापंचायत को सीपी जोशी संबोधित कर रहे हैं। पार्लियामेंट में डिस्कस किया कि ये जो गैप हो गया, उस गैप कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। करेगी उसकी काम करने का काम कौन करेगा? इसलिए आज ज्यादा आवश्यक है कि जो नौजवान पीढ़ी के लोगों की पॉलिसी हम बना रहे हैं, उसमें एक चीज इनकलकेट करने की जरूरत है। सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए आईक्यू से ज्यादा इमोशनल क्वेश्चन जरूरी है। इमोशनल क्वेश्चन का मतलब है डेफर ग्रेटिफिकेशन। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें भविष्य के निर्माण करने के लिए। यदि नौजवान पीढ़ी के लोग मोबाइल पर अपना स्क्रीन टाइम ज्यादा कर रहे हैं, करिकुलम की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो स्कॉलस्टिक अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे और तकलीफ में आ जाएंगे। इन इमोशंस को कंट्रोल करके यदि हमने पढ़ाई कर ली तो आने वाला भविष्य हमारा अच्छा हो जाएगा। ये इमोशन कंट्रोल करने की चीजों को इनकलकेट करने की एजुकेशन करने की जरूरत है, जिससे टेम्पटेशन पर नहीं आ सके और नौजवान पीढ़ी के लोग आगे आ सके। ये इसलिए आवश्यक है कि हम जब पढ़ते थे तब डिस्ट्रक्शन नहीं था, तब मोबाइल नहीं था, गूगल नहीं था, इंस्टाग्राम में सूचना थी, वो जानकारी नहीं थी। अब इस गूगल के माध्यम से मैं हर जगह कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये गूगल के इस मोबाइल के अंदर सारे गुण भरे हुए हैं, इस मोबाइल के अंदर सारे अवगुण भरे हुए हैं। क्या हम एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को बता रहे हैं? क्या पेरेंट्स को बता रहे हैं हम कि गूगल के माध्यम से किस तरह की सोसाइटी बनेगी, समाज में किस तरह की विषमताएं पैदा हो रही है, किस तरह की नीचे बच्चे जो चीजों को लेकर अपने जीवन का करने का काम कर रहे हैं? मैं अपने क्षेत्र में देखता हूं, मुझे वो तकलीफ होती है जब नौजवान पीढ़ी के बच्चे, एक परिवार की बच्ची दूसरे परिवार के साथ निकल के भग रही है और माँ बाप को जो तकलीफ आ रही है उसकी तकलीफ की कल्पना हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए नौजवान पीढ़ी के बच्चों को खास तौर से आवश्यकता है। ये गूगल आपके लिए एसेट है, पर ये गूगल आपके लिए लायबिलिटी। इस गूगल के बारे में यदि हमने ठीक ढंग से एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को सिखाने का काम नहीं किया तो आने वाला जो समाज है उस समाज में विषमता बढ़ेगी, उस विषमता के साथ साथ समाज में और तकलीफ बढ़ेगी। उस समाज के निर्माण की कल्पना यदि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने एंटीसिपेट नहीं की तो हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के रूप में आपने कल्पना की कि नौजवान पीढ़ी के लिए पॉलिसी बननी चाहिए। नौजवान पीढ़ी के एस्पिरेशन को एड्रेस करने के लिए आपने आईटी बेस्ड से काम किए और आईटी बेस्ड करके आज की डेट में नौजवान पीढ़ी को एक नई चीज और करनी पड़ेगी। हमने पढ़ा था लिटरेसी करने का काम, एडल्ट लिटरेसी करने का काम। आज टुडे एडल्ट लिटरेसी बिकम इररिलेवेंट। टुडे द मोर इंपोर्टेंट यदि गवर्नेंस के अंदर आईटी का रोल आ रहा है तो ये नौजवान पीढ़ी के लगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका समाज के प्रति उत्तरदायित्व बन जाता है कि समाज का वो वर्ग जिसको आईटी के मालूम नहीं है, जिसको ऑनलाइन में एप्लीकेशन नहीं दे सकता है, जो ई मित्र पे डिपेंडेंट है, उन लोगों को हम आईटी की लिटरेसी का एजुकेशन इम्पार्ट करें। ये सामाजिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। जो बच्चे आज गरीब घर से पढ़ के आ रहे हैं उनके मन में कल्पना होनी चाहिए। मुझे जब पढ़ने का अवसर मिला, मेरे पिताजी को कॉलेज जाने का अवसर नहीं मिला, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं पढ़ लिख कर आ गया, राजनीति में आया और राजनीति में आकर ये कल्पना करके देखा मैंने कि आज भी समाज में पहली पीढ़ी के लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं। उनके पिताओं की जो एस्पिरेशन है उस एस्पिरेशन से एजुकेशन पॉलिसी के अपने नीड्स को पूरा नहीं करते। अभी रीट्स का एग्जाम हुआ, 14 लाख बच्चे बैठे, 12 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया होगा, 65,000 खाली भर्तियां हुई, तो 12 लाख बच्चे 11 लाख बच्चे क्या? ये जो बच्चे रीट के परीक्षा करने के बाद एक अध्यापक बनने की कल्पना कर रहे हैं, क्या एजुकेशन पॉलिसी में ये परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है कि हम हाथ से काम करने वाला आदमी, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई भी प्लम्बर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिशियन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई कारपेंटर अनएम्प्लॉयड नहीं है, पर ये नौजवान बच्चा जिसके माँ बाप पढ़ने के लिए उसको भेज रहे हैं, वो बीएससी बीकॉम कर रहा है, उसकी जॉब की अपॉर्चुनिटी के संबंध में हम सोच ही नहीं रहे हैं। क्या एजुकेशन को एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप करने के, इनकलकेट करने के लिए वैल्यू से एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए? ये बहुत से प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के संबंध में भी चर्चा करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इनिशिएटिव लिया, यूनिएफ के लोगों ने आपको सहयोग दिया, माननीय सीताराम जी आपने बच्चों के साथ मिलकर जो प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाया, मैं आप उसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं। पर मैं आशा करता हूं कि इन तरह की जो समस्याएं हैं, एक नौजवान पीढ़ी का आदमी जो आज 29 साल का है, कल जो एमएलए बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, उसके मन में कल्पना होनी चाहिए कि जो भविष्य के जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की पॉलिसी बन रही कि नहीं बन रही है। प्रेजेंट की बनने का जरूरत है, लेकिन भविष्य की समस्याओं के संबंध में भी हमें चर्चा करके उनके संबंध में भी पॉलिसी को स्थान देना चाहिए, जिससे हम नौजवान पीढ़ी अपने नागरिक का उत्तरदायित्व पूरा कर सके और पढ़ लिख कर देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सके। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं कन्या जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आते रहे राजस्थान में,
आपके अनुभव भी जरूरी हैं। आप भी साधारण बैकग्राउंड से हैं, जेएनयू विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। एक साधारण परिवार का विद्यार्थी जब इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, जो उसकी एस्पिरेशन बढ़ती है और समाज के आगे समर्पित करता है, तो समाज के बदल में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कैटलिस्ट के रूप में इस तरह के छात्र नेता आते रहने चाहिए जो समाज को बदलने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, जिससे इस देश में संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो सके और आज का नौजवान भविष्य का जो देश का निर्माण है, वो चाहे पॉलिटिशियन बने, चाहे बिजनेसमैन में जाए, चाहे अच्छा नागरिक बनकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। मैं आशा करता हूं कि आज के दिन जो युवाओं की जो पॉलिसी बन रही है, वो इन सब इशू को एड्रेस करेगी और देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः सीताराम जी और आपके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विधानसभा अध्यक्ष महोदय कॉन्क्रीट उद्बोधन के लिए। और युवाओं की आकांक्षाएं पुस्तक सभी मेहमानों के कर कमलों में है। ये पुस्तक इसीलिए पहले सभी मेहमानों को प्रदान की गई कि इसी आकांक्षाओं को समर्पित हमारी यूथ पॉलिसी हमारे मुख्यमंत्री महोदय रिलीज करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे युवा बोर्ड के ऊर्जावान अध्यक्ष सीताराम जी लांबा साहब और श्रीराम हरिदास सर से कि वो मुख्यमंत्री महोदय को यूथ पॉलिसी दान करें। वो आकांक्षाएं, इन्हीं आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी यूथ पॉलिसी है। इन्हीं आकांक्षाओं को समर्पित हमारी यूथ पॉलिसी है। जमाने को आशाओं उम्मीदों को रोशनी दिखाने के लिए राजस्थान की युवा पीढ़ी के लिए यूथ पॉलिसी है। जमाने की एनर्जी, ऊर्जा, उत्साह और एंथुसियाज्म का नाम है ये यूथ पॉलिसी। और इस यूथ पॉलिसी का निर्माण करने के लिए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का उल्लेखनीय योगदान रहा है। राजस्थान युवा बोर्ड की तरफ से राजस्थान सरकार की यूथ पॉलिसी। और अब कुछ विजेता प्रतिभागियों को, युवाओं को सम्मान प्रदान करेंगे हमारे मुख्यमंत्री महोदय। सबसे पहले फोक डांस ग्रुप के द्वितीय स्थान प्राप्त किया श्री राम कुमावत ने। प्रथम लोक सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान। और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राजस्थान की युवा नीति समर्पित की गई हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। और अब ये विजेता प्रतिभागी और इसके बाद पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया श्री जीवाराम। श्री जीवाराम, पोस्टर मेकिंग में फर्स्ट प्राइज मिला है आपको। मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होने का सौभाग्य आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के पावन अवसर पर। लक्षिता व्यास फोक डांस ग्रुप में प्रथम स्थान प्राप्त किया, पाली से हैं लक्षिता व्यास। और इसके बाद श्री असलम खान जैसलमेर। लक्षिता के बाद आप तैयार रहे असलम भाई। पहले लक्षिता व्यास फोक डांस ग्रुप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पाली से और असलम खान जैसलमेर से। हर रोज युवाओं के सपनों में नए रंग भरने के लिए संकल्प के साथ जिनके दिन की शुरुआत होती है, तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद बच्चों और युवाओं के बीच जाने का हमेशा वो आकांक्षा रखते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री महोदय को आज युवा संकल्प में अपने बीच पाकर हम गौरवान्वित हैं। आपसे रूह का रिश्ता है, लफ्जों का नहीं सीएम साहब। आप युवाओं की हर सांस में शामिल हैं, धड़कन की तरह। राजस्थान के 2.25 करोड़ युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाले मुख्यमंत्री महोदय पर गर्व है। राजस्थान को, राजस्थान के 50 जिलों को
हर रोज युवाओं के सपनों में नए रंग भरने के संकल्प के साथ मैं अनुरोध करूंगा सादर अनुरोध की नोट एड्रेस के लिए देश के सबसे बड़े राज्य के वजीर आला हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी से कि आप अपने उद्बोधन से युवा सपनों में नए रंग भरें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे विधानसभा के स्पीकर साहब डॉक्टर सीपी जोशी जी, नौजवान साथी कन्हैया कुमार, श्री राम हरिदास जी, सीताराम लांबा जी, सुशील पारिक जी, अभिषेक चौधरी, अध्यक्ष अनिश भाई, दीपेश जी, नरेश ठकराल जी, सेक्रेटरी, हेमराज शर्मा जी, रुक्मानंद स्वामी जी, सुनील शर्मा जी, नीतीश पुष्करना जी, सुनील राजपुरोहित और तमाम यहाँ ऊर्जावान हमारे युवा साथी भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज मैं युवा नीति के विमोचन के अवसर पर मैं भी आपके बीच में हाजिर हूँ। मैं सबसे पहले अपनी ओर से तमाम प्रदेशवासियों युवाओं को, छात्रों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सरकार को नीति बनाए और उसमें सीताराम लांबा अपने सहयोगियों के सहयोग से और अधिकारियों के जो नियम कायदे होते हैं अपनाते हुए अगर युवा नीति बनती है तो आप सोच सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए युवाओं किस दिशा में जाना है, सरकार की भावना क्या, उनके प्रति प्रतिबद्धता क्या है, वो तमाम बातों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। मेरे पूर्व में सीताराम लांबा ने भी, अन्य वक्ताओं ने भी हमारी क्या क्या योजना उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारी बातें भी बाकी भी है, क्योंकि मैंने कहा युवाओं को समर्पित है बजट, इसके मायने की कई योजनाएं हैं और भी योजनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि मैं अपने फेसबुक पे आज शाम को उन सब योजनाओं को जो युवाओं के लिए बनाई है उसको मैं पोस्ट कर दूं, आप उनको देखिएगा, ज़रूर समझिएगा और कैसे समाज को, युवाओं को उसका लाभ मिल सकता है। मैं बोलूँगा कि बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे हमने 500 बच्चों को फॉरेन कंट्री में भेजने का निश्चय किया है, मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब इतना बड़ा फैसला ये है कि कई घरों में स्थिति नहीं है कि अपने बच्चों को विदेश भेज सकें। अमीर घराने के बच्चे भेज सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2-3 कैटेगरी बनाई है। जो सबसे गरीब है, पूरा खर्चा आने जाने का, वहाँ रहने का और फीस पूरी सरकार देगी उनको। एक कैटेगरी बनाई, उसके ऊपर है तो उनके खर्चा आने जाने का देंगे, फीस दे देंगी या उनको रहने का खर्चा दे देंगे। कहने का मतलब 2-3 कैटेगरी बनाई है। अच्छे से परिवार के लोग भी भेज नहीं सकते। तो ये प्रयोग क्यों किया, मैं लोगों को उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर आज़ादी के पहले बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब बच्चे थे, छात्र थे, उनको नहीं भेजते अगर विदेश के अंदर पढ़ने के लिए, तो शायद वो संविधान निर्माता के रूप में आज देश और दुनिया में वो नाम नहीं होता जो उनका हो रहा है। तो हमारे बच्चे जाएंगे राजस्थान के, प्रतिवर्ष 500 बच्चे जाएंगे। हो सकता है उनमें कोई साइंटिस्ट बन के आए, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई IT एक्सपर्ट बनेगा, कोई और कोई सोशल वर्कर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी उससे वंचित क्यों रहे। तो ये जो मैं समझता हूँ कि कन्हैया कुमार जो आपने बुलाया, मुझे अच्छा लगा। इसको मैं भी YouTube में सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। ये मुझे एक मेरे मेंबर पार्लियामेंट थे जुंजार सिंह जी, सीपी जोशी को मालूम है।
80 में हम लोग जब जीत के गए चुनाव, मेंबर पार्लियामेंट बना, मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, उप मंत्री बन गया इंदिरा जी के साथ में। तब मुझे वो कहते थे कि अशोक, आपकी खोपड़ी में जो है बुजुर्गों वाली अनुभव अभी भी आ गए आपकी खोपड़ी में। तो मैं कहना चाहूँ कन्हैया कुमार, तेरी खोपड़ी में बुजुर्गों वाले अनुभव अभी आ गए हैं। जब तुम बोलते हो तो लगता नहीं तुम नौजवान की तरह खाली बोलते हो। सारे अनुभव समेट करके भगवान ने तेरे को गॉड गिफ्ट दी है, वो तो देश के नौजवानों को दे रहा है, इसलिए आपको बधाई देना चाहता हूँ मैं आपको। बहुत सटीक बात करता, जो आज के वक्त में आवश्यकता भी है। आज के वक्त में बातें करें थी कम है, आज हालात सबसे गंभीर है देश के अंदर। ये कह रहा था कि मैं अभी राजनीतिक भारत नहीं समझता, सरकारी प्रोग्राम है, ये तमाम नियम कायदे मोदी जी ने तोड़ चुके हैं। आप देख सकते थे बाहर में कोई दिक्कत नहीं थी, जब मोदी जी ने तोड़ दिए खुद ने। हम बैठे उनके साथ वीसी में बैठता हूँ मैं खुद मोदी जी के साथ में, और वो हमारे खिलाफ भी बोलते हैं, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ बोलते हैं सरकारी प्रोग्राम में। तो भाई मोदी जी बोल सकते हैं, कन्हैया कुमार तुम क्यों नहीं बोल सकते हो, बताओ तुम। अगली बार ध्यान रखना, हमारे प्रोग्राम में राजस्थान में आओ तो मैं पूरी खुली छूट है बोलने की, जो मर जाए बोलो। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, 2030 हमने एक विजन बनाया है। अब मैं, मेरा स्पीच जो है वो स्कीमों में नहीं जाना चाहता। अभी सीपी जोशी ने कहा आपको 18 साल का मतदान दे दिया, राजीव गांधी ने, सब क्रांतिकारी कदम उठाए कांग्रेस ने। अगर देश में कोई क्रांति की है आज़ादी के पहले, अहिंसक क्रांति के माध्यम से गांधी जी ने मुल्क को आज़ाद करवा दिया, अहिंसा के हथियार लेकर के। वो ये मुल्क है। जेलों में बंद रहे पंडित नेहरू और बड़े बड़े नेता, आज के जो हुकूमत में बैठे हैं वो लोग नाम लेने उनको संकोच होता है। उन नेताओं को जिन्होंने इतिहास रचा देश के अंदर, कि वो अलग बात है। मैं अपने स्वार्थ की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात करना चाहता हूँ आप सबसे, क्योंकि आप स्काउट वाले लोग बैठे हैं, एनसीसी के बैठे होंगे, एनएसएस के साथी बैठे होंगे। मैं तीनों में रहा हूँ बचपन के अंदर। स्काउट में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, अभी 5 साल पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ स्काउट गाइड का। तो मेरी लगाव आप सबसे है। गांधी पीस फाउंडेशन में वर्क कर रहा हूँ, बचपन मैंने कई कैंप अटेंड किए, तो मेरे संस्कार बचपन से पड़ गए। और ये गांधी जी ने कहा था कि राजनीति में आपको आना है तो रचनात्मक काम करना आपका आधार होना चाहिए। तो आप जो बैठे हैं यहाँ पर, सीताराम लांबा ने जिस पर जोड़ा राजस्थान भर के नौजवानों को, मैं समझता हूँ कि मुझे इसने बहुत इम्प्रेस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ युवा बोर्ड के अध्यक्ष कई बनते हैं, ये पहला अध्यक्ष है जहाँ हमने 500-700 करोड़ रुपये रखे हैं युवा बोर्ड के। पहला अध्यक्ष है जो युवा महोत्सव मना रहे हैं हम लोग राजस्थान के अंदर। विवेकानंद के नाम से हम लोग हर जिले में हॉस्टल बना रहे हैं, 75 करोड़ रुपये मैंने रखे हैं। और अभी कह रहा था मेरे को कम पड़ेंगे, मैंने कहा चिंता ही मत कर दूँ, मैंने कह रखा है, सीपी जोशी जानते हैं पूरे हाउस को, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और ये मैंने राजस्थान की राजनीति में करके दिखा दिया। जिसने जो मुझसे मांगा मैंने मना ही नहीं किया है। मैंने कहा तुम थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा। अब वो अलग बात है, विपक्ष के लोगों ने मांगा नहीं मुझसे या कम मांगा, और मैं क्या करूं। मुझसे मांगते मैं मना करता तो वो दोषी मुझे ठहराते। तो लंबी बात है। मैं अब जो पॉइंट पे आना चाहता हूँ, जो मेरा उस पर मेरा इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि जब आपके साथी ने जब भूमिका बांधी इसकी, दीपेश ने भूमिका बांधी है कि ये जो नीति बनी किस प्रकार से बनी, दीपेश जी बांधी ना। अब दीपेश में तो मैं कहना चाहूँगा कि 2030 का जो हमने विजन रखा राजस्थान के लिए, वो विजन जो है उसमें हम इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं नौजवानों का भी, राजस्थान के प्रदेशवासियों का भी, इंटेलेक्चुअल का भी, हर क्षेत्र के लोग, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, जो भी हैं। हमारा प्रदेश 2030 के अंदर क्या किस स्थिति में पहुंचे, ये विजन होना चाहिए हमारा भी। आज राजस्थान की पहले रेगिस्तान है, अकाल सूखे पड़ते रहते हैं,
और शिक्षा में पिछड़े हुए हम लोग थे, स्वास्थ्य सेवा में पिछड़े हुए थे, सब योजना में पिछड़े हुए थे, सड़कों में पिछड़े हुए थे हम लोग। आज हम कहने स्थिति में सारी प्रीमियम संस्थाएं राजस्थान में आ चुकी है। IIT, IIM, IIIT, लॉ यूनिवर्सिटी, निफ्ट, कृषि यूनिवर्सिटियाँ, सब कुछ हो गया शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर हेल्थ में नंबर 1 बन गए देश में। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है, फ्री इलाज हो रहा 25 लाख का लोगों को। और राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया। अभी जो कन्हैया कह रहा था कि राजस्थान कई मामले में नंबर 1 है, तो राइट टू हेल्थ में नंबर 1 है हम लोग। अभी मैंने एक और एक्ट बनाया, राइट टू मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बनाया, वो भी राजस्थान में एकमात्र राजस्थान है जहाँ एक बनाया। कहने का मतलब कई मामलों में राजस्थान वास्तव में ठीक कहा। पंडित नेहरू आए थे 59 के अंदर, पंचायत राज की जो स्थापना है पूरे देश की, उसकी नींव भी उन्होंने नागौर से रखी थी। पंडित नेहरू ने 2 अक्टूबर 59 को रखी थी। पंचायत राज की स्थापना राजस्थान से पड़ी है देश भर के लिए। तो मैं जो आपके पॉइंट पे वापस आता हूँ, मैं चाहता हूँ 2030 का जो विजन है उस पर मुझे अच्छा लगा जब वो बोल रहे थे दीपेश जी कि भाई किस प्रकार आपने सबको जोड़ा है। मैं चाहूँगा आप हमारी हेल्प करें, क्योंकि हमने कोशिश करी है। बजट पेश करते हैं, प्री बजट मीटिंग होती है हमारी, ट्रेड से, कॉमर्स